नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले अब रावण को ले आए। भाजपा ने कांग्रेस से झटकी, महमदाबाद सीट अब दोनों दलों के बीच है इस बार सीधा मुकाबला। विदेश के भारतीयों ने 2022 में भेजे 8 लाख करोड़ रुपए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी हजारों करोड़ रुपए ज्यादा। रूसी चीनी वायुसेना ने की संयुक्त हवाई गश्त, शक्ति प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को दिया सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण उपहास का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच इस बात को लेकर होड़ है कि कौन उनके खिलाफ सबसे ज्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पीएम ने मधुसूदन मिस्त्री की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, खड़गे से पहले कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा था कि पार्टी मोदी को उनकी औकात यानी कि जगह दिखाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 नवंबर की रात अहमदाबाद के शहर के बहरामपुरा इलाके में एक रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी सभी चुनावों में लोगों से अपना चेहरा देखकर वोट करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा था, क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं? उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर की दूसरी सप्ताह में आरक्षण की सूची जारी हो सकती है। नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। नगर निकाय चुनाव के वार्डों के आरक्षण के बाद ही तारीखों का ऐलान भी होना है। नगर विकास विभाग बोर्डों के आरक्षण का काम पूरी तरह से कर लिया है और माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद यानी कि दिसंबर 8 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। खबर गुजरात से। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव आज से होने वाले हैं। इन चुनावों में सभी दलों की ओर से प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद सभी राजनीतिक दल अपने वर्चस्व वाली सीट पर पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इनमें से एक सीट खेड़ा जिले और खेड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महमदाबाद विधानसभा सीट भी है, जहां पर भाजपा बीजेपी के कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है। साल 2017 में चुनाव में इस सीट को भाजपा ने कांग्रेस से झटक लिया था। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने वर्चस्व वाली सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें से आनंद डिस्ट्रिक्ट की ढोलका विधानसभा सीट भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी का पिछले दशक से वर्चस्व कायम है। ढोलका सीट पर दूसरे चरण यानी 5 दिसंबर को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं। इस सीट पर कब्जा पाने के लिए सभी राजनीतिक दल आतुर हैं। इस सीट पर एक बार फिर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने किरीट सिंह, सरदार सिंह ढाबी को यहां पे मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अश्विनी राठौड़ और आम आदमी पार्टी ने जटुबा गोल नामक व्यक्ति को चुनाव में उतारा है। दुनिया के कोने कोने में जाकर भारतीय काम करते हैं। ये लोग विदेश में कमाई करते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दूसरे देशों में काम कर रहे भारतीय हजारों करोड़ रुपए
अपने देश में भेजे हैं। साल 2022 में इसमें रिकॉर्ड पैसा भारत भेजा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत ने करीब 12% ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है और यह इस साल बढ़कर $100 बिलियन करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। रेमिटेंस रिजर्व करने के मामले में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा पहला देश बन चुका है। भारत ने साल 2021 में $87 बिलियन का रेमिटेंस हासिल किया था। विश्व बैंक की माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में यह जानकारी सामने आई है। खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में स्थित एम्स में ई अस्पताल प्रणाली के पूर्ण रूप से बंद होने के बाद अब अनुसंधान परियोजनाओं में डॉक्टरों से जुड़े लगभग 250 से भी ज्यादा कर्मियों को रोगी सेवाओं के काम में भेजा गया है। प्रमुख शिक्षण अस्पताल में पिछले सप्ताह हुए एक बड़े रैंसमवेयर हमले के बाद हैकर्स ने सर्वर को हैक कर दिया और फ्रीज कर दिया, जिससे अस्पताल सेवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सर्वर हैक होने के कारण स्वास्थ्य पहचान संख्या, नए पंजीकरण, प्रयोगशाला रिपोर्ट और बिलिंग की प्रक्रिया अब मैनुअल ही करनी पड़ रही है। वहीं कभी आउट पेशेंट विभाग और हर दिन लगभग 25,000 रोगियों को देखने वाला संस्थान 23 नवंबर को हुए साइबर हमले के बाद से उस संख्या के लगभग 5वें हिस्से को भी प्राप्त करने में नाकाम रह रहा है। प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ ट्रैक और केदार घाटी में विशेष सुविधाओं का निर्माण और विकास पर जोर दिया है। यहां इसके तहत केदार घाटी में स्थित केदारनाथ मंदिर के पीछे एक शिव उद्यान का निर्माण होगा, जो तीर्थयात्रियों को दिव्यता का एहसास कराएगा। तीर्थयात्रियों के ध्यान और विश्राम के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक ट्रैक पर 4 चिंतन स्थलों का निर्माण होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 2023 में शुरू होने वाली इन परियोजनाओं को 8 महीने में संपन्न करेगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर के रास्ते में पड़ने वाले रामवाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और चन्नी कैंप जैसे दर्शनीय जगहों पर चिंतन स्थल का निर्माण होगा। शिव उद्यान में तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा रंगभूमि शैली का बैठने का स्थान, हरित क्षेत्र और इसके चारों ओर एक रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात के वडोदरा जिले की रावपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा का लंबे समय से वर्चस्व कायम है। इस सीट में भाजपा 1995 से लेकर जीत दर्ज कराती आ रही है। रावपुरा विधानसभा सीट वडोदरा के अंतर्गत इस सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा राजेंद्र त्रिवेदी, राजू भाई वकील ने कांग्रेस के चंद्रकांत आर श्रीवास्तव को 36,650 वोटों से हरा दिया था। अहम बात यह है कि राजेंद्र त्रिवेदी इस सीट से 2 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। लेकिन इस बार चुनाव किसके पक्ष में होगा, कौन यहां बाजी मारेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। खबर है दक्षिण भारत से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पंजाब हरियाणा के 712 किसानों के परिवार को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए थे। इनमें से पंजाब के तरनतारन जिले में कई किसानों के चेक बाउंस हो गए। इस बाबत किसानों ने पंजाब के कृषि निर्देशक को एक शिकायत पत्र में लिख के भेजा और उनका पैसा दिलाए जाने की मांग की है। हालांकि विभाग ने किसानों को मुआवजे का पैसा जल्द दिलाने का आश्वासन दिया है। आपको जानकर बीते साल नवंबर में केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को वे आर्थिक मदद देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी
में हर दिन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। खास बात यह है कि एक और जहां रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं एयरपोर्ट पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा यानी पेपरलेस वर्क सिस्टम का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के साथ सुविधा दिल्ली और बेंगलुरु में भी शुरू हो गई है। वाराणसी एयरपोर्ट की निर्देशक आर्यमा सन्याल ने बताया कि इस सुविधा के लिए वाराणसी में सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस को मंजूरी मिली है। गुरुवार को इंडिगो की फ्लाइट के साथ डीजी यात्रा सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। खबर बिहार से। बिहार के 0 माइल और खगड़िया के बीच बन रहे 4 लेन के रास्ते में पपरौर के समीप एक कब्रिस्तान आ रहा है। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के डीएम के साथ पूर्व बैठक भी की थी। गिरिराज सिंह का सीधा आरोप है कि अगर सड़कों के से मंदिरों को हटाया जा सकता है तो कब्रिस्तान और मस्जिद को क्यों नहीं। आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर फिर 4 लेन के रास्ते में कब्रिस्तान को नहीं हटाया गया तो वह आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज घर घर दारू पहुंचाने वाले गंगा जल पहुंचाकर अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पाप धुलने लायक नहीं है। आज बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की शाजापुर कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज और लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। इसके चलते प्याज और लहसुन दोनों के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। थोक मंडी में प्याज के न्यूनतम दाम 3 से 4 रुपए किलो पहुंच गया है। वो यही नहीं, लहसुन 3 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं अच्छी क्वालिटी का लहसुन 3200 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। बता दें कि शाजापुर मंडी लहसुन और प्याज के आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि प्याज से के अच्छे दामों की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को इस बार निराशा हाथ लगी है। मांग में कमी और पर्याप्त आवक के चलते इस साल प्याज लहसुन के दामों में तेजी नहीं आ पाई और किसानों को न्यूनतम दामों पर ही अपने फसल बेचनी पड़ रही है। वहीं शाजापुर कृषि उपज मंडी के सचिव डीसी राजपूत ने बताया कि मंडी में इस समय हर रोज 18 से 20 हजार क्विंटल प्याज की आवक हो रही है। यही एक मुख्य कारण है कि इन प्याज और लहसुन के दामों में इतनी गिरावट दर्ज की जा रही है। नशे की प्रवृत्ति खास तौर से लड़कियों में बढ़ते हुए शराब सेवन ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। कथा वाचन करने इंदौर आए पंडित मिश्रा ने शराब की दुकानों और सड़कों पर लड़कों से ज्यादा लड़कियों को देखा तो वो भी सख्त में रह गए। उन्होंने कहा हम और हमारा समाज कहां जा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इंदौर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा इंदौर में शराब की दुकानों पर लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा मैंने देखा मदिरा की दुकान पर छोरे तो कम थे, छोरियां ज्यादा थीं। उन्होंने शहरों की लड़कियों यहां आकर कॉलेज में एडमिशन लेकर और किराए के कमरे लेकर मां बाप का भरोसा तोड़कर इंदौर का माहौल खराब कर रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट शामिल है। इसमें खतौली सीट पर काबिज रही बीजेपी की काट को लेकर रालोद ने इस बार नई रणनीति बनाई है। खास करके दलित वोटों को
के पाले में लाने के लिए रालोद ने कार्यकर्ताओं को फौज उतार दी है। पार्टी रणनीतिकार का मानना है कि बसपा की कैंडिडेट मैदान में न होने के कारण चुनाव के जो वोट निर्णायक साबित होंगे। खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा गठबंधन में मदन भैया मैदान में है। वहीं खतौली के बीजेपी विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी लगातार 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने पहली बार 2017 में सपा के चंदन सिंह चौहान को 31,374 वोटों से हराया था। पंजाब में हथियारों के लाइसेंस के दुरुपयोग को लेकर पुलिस द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत फिरोजपुर में 666 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ या तो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है या फिर जिनके हथियार मालखाने में जमा करवा दिए गए हैं। एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि जिले में कुल 21,430 सशस्त्र लाइसेंस धारक हैं और पुलिस द्वारा अब तक 7,258 के लाइसेंस स्कैन किए गए हैं और विभिन्न कारणों से 666 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर अब तक 5 प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा एक अन्य हेट स्पीच के लिए दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, हमने इस सभी मामलों में सशस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार लगातार देश भर में नेताओं से मुलाकात कर गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इस बीच जेडीयू ने एक बार फिर से मांग को उठा सियासत गरमा दी है कि नीतीश कुमार को 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जेडीयू की इस मांग के बाद महागठबंधन में शामिल सहयोगी कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने इशारों में नीतीश की दावेदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इशारों में जवाब दिया। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बिलावी ने विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए के तौर पर आगे बढ़ाने की मांग कर दी है। बात करेंगे रूस की। रूस और चीन इन दिनों मजबूत होते रिश्ते का उदाहरण अब बड़ी मिलिट्री एयरलाइंस एक्सरसाइज के रूप में देखने को मिल रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि रूसी Tu-9 F-95MS रणनीतिक मिसाइल ले जाने वाले वर्मशक और चीनी H-6 के रणनीतिक वर्मशक जेट विमानों ने जापान सागर में पूर्व चीन सागर के पानी पर एक संयुक्त हवाई गश्ती में भाग लिया है। 8 घंटे की तक विमानों ने हवा से बातें कर अपनी शक्ति प्रदर्शन का प्रमाण दिया है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को रूसी एयरलाइंस और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायु सेना ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में नया संयुक्त हवाई गश्त किया है, जिसमें रूस की Tu-95MS रणनीतिक मिसाइल ले जाने वाला भी शामिल हुआ है। रूस में साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबे करीब 50,000 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पुनर्जीवित कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वायरस के दोबारा जिंदा होने से एक और महामारी की आशंका बढ़ गई है। यह वायरस इंसानों, पशुओं और पेड़ पौधों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। अभी तक दुनिया कोरोना महामारी के कहर से पूरी तरह उभरी भी नहीं है और इस बीच ज़ॉम्बी वायरस की चर्चा ने लोगों की नींद उड़ा दी है। हजारों साल तक बर्फ में दबा यह बेहद खतरनाक वायरस जिंदा कैसे हो गया, इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
इधर खबर अमेरिका से। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका अगले साल भारत की G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए उत्साहित है। भारत ने बृहस्पतिवार को दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरियन जेम्पियर ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हम एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के अपने प्रयास जारी रखते हुए मौजूदा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत की G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं। खबर खेल से बात करेंगे। क्रिकेट की पाक बनाम इंग्लैंड मैच में बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन शुरुआत की है। पहले टेस्ट में पहले ही दिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड गुरुवार को लंच तक इंग्लैंड ने 27 ओवर में बिना विकेट गंवाए 174 रन बना लिए हैं। टीम की रन रेट 6.44 की है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। जैक क्रॉल 79 गेंदों पर 91 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट 115 का है। वे अब तक 17 चौके जड़ चुके हैं। वहीं बेन स्टोक्स ने 85 गेंदों में 77 रन बनाकर खेल रहे हैं। 11 चौके उन्होंने भी लगाए हैं। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज अब तक काफी विफल नजर आ रहे हैं। बात करेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल कतर की। अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में किए गए 2 गोल की मदद से बुधवार रात फीफा विश्व कप ग्रुप सी मैच में पोलैंड को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया है। इसके लिए एल्किस मैक एलिस्टर ने 46वें मिनट में और जूलियस ओवरेज ने 67वें मिनट में गोल दागे। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की टीम ग्रुप सी से पहले स्थान पर रही है, जिससे वह नॉकआउट दौर में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी, जिसे हैरान करते हुए अगले दौर में जगह बनाई है। विश्व कप की शुरुआत में मैच में सऊदी अरब से मिली पराजय में की उलटफेर में भारी नुकसान उन्हें सहना पड़ा था और काफी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा था, जिसका बदला अर्जेंटीना ने बखूबी लिया है कल जीतकर। अभी तक के लिए बस इतना ही। देश की बड़ी और ताजा खबरों के लिए बनाए रहें हमारे साथ और देखते रहें ट्रांसपोर्ट इमेज। नमस्कार, धन्यवाद।